का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। और इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमी में हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण जो क्रांति आती है। ये इकोनॉमी में भी आता है टॉपिक, एग्रीकल्चर में भी आता है, भूगोल का भी हिस्सा है। ये तीन तीन टॉपिकों में साझा है ये टॉपिक। इकोनॉमी में पढ़ेंगे तो वहां पर भी टॉपिक दे रखा है जी। इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो उधर भी दे रखा है, भारतीय भूगोल में। और कृषि को स्पेशल पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर को, तो वहां भी दे रखा है। एग्रीकल्चर ही भूगोल का पार्ट है इस जगह, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्रांतियों को देखते हैं। और इकोनॉमी की दृष्टि से महत्वपूर्ण बहुत सारी समितियां हैं जो अलग अलग समय पर सरकारों के द्वारा बनाई गई, अलग अलग चीजों से संबंधित, अलग अलग सुधारों से संबंधित, या बैंकिंग प्रणाली से संबंधित, या टैक्सों के सुधार से संबंधित, या बेरोजगारी से संबंधित, उन समितियों की हम बात करते हैं ना। तो दो टॉपिक है, छोटे ही टॉपिक है, अंत तक क्लास में बने रहें और सारी क्रांतियों को रट लेना। क्रांतियों में से एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है एग्जाम्स में, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। तो देखते हैं क्रांतियों को। तो देखिए, हरित क्रांति को लिखा है सबसे पहले, बहुत फेमस है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और खाद्यान्न उत्पादन में आ जाए तो गेहूं पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। इसके अलावा धान के बारे में पढ़ लीजिएगा। इन दोनों पे सबसे ज्यादा काम किया गया था, और वो भी गेहूं पे काम किया गया था, धान पे काम किया गया था। खाद्यान्न में दोनों ही आते हैं। और भारत की प्रसिद्ध खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। आपसे पूछा जाए कि भाई भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, जो भारत में सबसे ज्यादा फेमस खाद्य फसल है, तो आंसर क्या आएगा? धान आएगा, है ना। धान भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल है। जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन धान का कौन सा राज्य करता है? बंगाल सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश इसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब सबसे ज्यादा उत्पादन करता है इसका, हेक्टेयर के हिसाब से धान को पढ़ेंगे तो, है ना। तो धान जलोढ़ मृदा में होता है, जो कि जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा उत्तर भारत में पाई जाती है, जो नदियों के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो हरित क्रांति 1966-67 में भारत में आई थी। कौन सी वर्ष में? 66-67 में। वो मैं पढ़ा चुका हूं। तो खाद्यान्न में गेहूं और धान, ठीक है। गोल क्रांति आ जाए तो आलू से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से। और आलू क्या होता है? एक आलू होता है तना, इसको याद रखना, जड़ नहीं होता है आलू, है ना। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया आलू के बारे में। आलू क्या होता है? तना। तो आलू का संबंध किससे? गोल क्रांति से। तो गोल क्रांति को शुरू किया गया आलू के उत्पादन को बढ़ाने को लेकर। इन क्रांतियों का उद्देश्य यह है असल में कि सरकार ने अलग अलग समय पर क्रांति के स्तर पर इन अलग अलग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर्स, इनको रखा गया, फसलों को रखा गया उत्पादन को बढ़ाने के लिए। कि भारत में कम उत्पादन इनका हो रखा था, लेकिन इनका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, तो सरकार ने अलग अलग क्रांतियों के रूप में इन फसलों का बम्पर उत्पादन या बम्पर पैदावार इनकी बढ़ाई, ठीक है। तो इसमें हरित क्रांति आई एक। उसके अलावा गोल क्रांति, आलू के उत्पादन को बढ़ाना था इसमें। आलू का रिसर्च सेंटर बात करें तो कहां पे? शिमला में, है ना। तो शिमला में स्थित है। कुफरी नामक एक जगह, इलाका पड़ता है, बहुत फेमस जगह है, वहां पे स्थित है, कुफरी में, शिमला में। स्वर्ण रेशा किससे संबंधित है? जूट या कपास, दोनों ही लिख लेना। जूट और कपास से उत्पादन से संबंधित है। जूट और कपास के उत्पादन को बढ़ाने को लेकर के स्वर्ण रेशा क्रांति चलाई गई। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय के उत्पादन से संबंधित है ना। ग्रीन गोल्ड एक चाय की किस्म, इट्स अ टाइप ऑफ टी। ये चाय की एक किस्म भी होती है ग्रीन गोल्ड, ठीक है। और इसी संबंधित क्रांति का नाम भी रखा गया ग्रीन गोल्ड। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन लिख लेना, इंपोर्टेंट पूछा ही जाता है। तिलहन मतलब तेलों वाली फसल होती है, जिन फसलों से क्या प्राप्त होता है? तेल या ऑयल प्राप्त होता है, खाने में जो इस्तेमाल होता है। तो तिलहन फसलों से संबंधित कौन सी क्रांति? पीली क्रांति चलाई गई, स्थापित की गई। भूरी क्रांति की बात करें तो उर्वरक उत्पादन, जो उर्वरक होता है, उर्वरक का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए भूरी क्रांति सरकार ने स्थापित की, ठीक है। इस पर ध्यान दिया। लाल क्रांति की बात करें तो टमाटर एवं मांस दोनों शामिल है इसमें। मांस भी आप याद रख लेना और टमाटर भी याद रख लेना, ठीक है। टमाटर का और मांस का संबंध किससे है? लाल क्रांति से, ठीक है। और लगभग दोनों का रंग भी देखेंगे तो मांस भी कैसा? लाल ही होता है। अब मुझे पता नहीं लाल होता है, नीला होता है, पीला होता है, टमाटर तो लाल होता ही होता है। टमाटर भी दूसरे रंग के होते हैं वैसे तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर से और मांस उत्पादन से। श्वेत क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट, दूध के उत्पादन से संबंधित। 1970 में श्वेत क्रांति के ऊपर काम किया गया। कब काम किया गया? 1970 में। और हरित क्रांति के ऊपर काम किया गया 1966 और 67 में। या दशक की बात करें तो 60 के दशक में क्वेश्चन आ जाएगा हरित क्रांति का। वैज्ञानिक कौन थे हरित क्रांति वाले? स्वामीनाथन थे। ये क्वेश्चन सब पूछे गए। और स्वामीनाथन का भी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है, ठीक है। तो दूध के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है यहाँ पे? श्वेत क्रांति। कौन थे? वर्गीज कुरियन इसके जनक थे। कौन से वैज्ञानिक ने काम किया दूध के उत्पादन को लेकर के? वर्गीज कुरियन साहब ने। नोट कर लेना। गुजरात में एक आनंद शहर है, गुजरात में कौन सा शहर है? आनंद। आनंद में अमूल के जो प्रोडक्ट आते हैं ना, दूध वगैरह आता है, इसकी सबसे बड़ा प्लांट है उधर ही, ठीक है। तो वहीं से शुरू हुआ।
सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, फ्रूट्स उत्पादन, सभी प्रकार के फलों को उत्पादन को बढ़ाने को लेकर के सुनहरी क्रांति सरकार ने। रजत क्रांति की बात करें, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। किससे संबंधित है? अंडे उत्पादन से संबंधित रजत। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, मसाला किधर होता है, कहाँ पे होता है मसाले का सबसे ज्यादा उत्पादन? गरम मसालों की बात करें तो जो मसालों में भी गरम मसाले होते हैं उसका उत्पादन केरल करता है। वैसे स्पाइस ऑफ द गार्डन केरल को ही कहते हैं। केरल से सबसे ज्यादा मसालों का व्यापार हुआ। पुर्तगाली करके ले गए, डच करके ले गए, अंग्रेज करके ले गए, सब मसालों को ही लेके गए सबसे पहले। गुलाबी क्रांति की बात करें तो झींगा मछली, मछलियों में एक मछली झींगा मछली होती है, उसके उत्पादन को बढ़ाने को लेकर के। और झींगा मछली सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिमी घाट में। तो आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है नेल्लोर। तो नेल्लोर जिला झींगा मछली के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा जिला है? नेल्लोर जिला। यहाँ के पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहने वाले वेंकैया नायडू जी। और नेल्लोर जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, माइका जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है, उसके बाद झारखंड करता है। ठीक है, हजारीबाग वाले हिस्से में हजारीबाग में होता है। तो झींगा मछली बहुत फेमस है, इसके उत्पादन को बढ़ाने को लेकर आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा नेल्लोर जिला लिख लेना। नीली क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना, छाप लेना, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन मतलब सब प्रकार की मछलियां आ गई इसमें, मत्स्य उत्पादन। ठीक है, नीली क्रांति। अमृत क्रांति की बात करें तो नदी जोड़ो परियोजना, नदियों को जोड़ करके जिन हिस्सों में पानी नहीं पहुंचता है, जो हिस्से सूखे रह जाते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है हमारे भारत के अंदर, या इवन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की बात करें कि वहां पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है पिछले आजादी से लेके अभी तक। तो सरकार एक नदी जोड़ो परियोजना के तहत काम करती है कि दो नदियों को जोड़ करके पानी को ऐसे इलाकों में, ऐसे स्थानों पर पहुंचाती है। तो इसके लिए एक क्रांति शुरू करी गई, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का उद्देश्य कैसे था? नदी जोड़ो परियोजना से। तो याद रखिएगा, छाप लेना, नोट कर लेना, कोई दिक्कत शक समस्या कमेंट करके पूछ सकते हो आप। कृष्ण क्रांति की यदि हम बात करें, कृष्ण क्रांति पेट्रोल के उत्पादन से संबंधित रही। कौन से उत्पादन से? पेट्रोल के उत्पादन से। ठीक है, तो पेट्रोल को याद रखना, पेट्रोल कहाँ पे? रिफाइनरी में, और मथुरा में स्थित है उत्तर प्रदेश की एकमात्र सबसे बड़ी रिफाइनरी। और मथुरा में जन्म हुआ था किनका? भगवान श्री कृष्ण का। तो उससे थोड़ा सा लॉजिक से भी याद रख सकते हैं आप। कृष्ण नाम आ जाए तो पेट्रोल, कृष्ण क्रांति पीछे लिखा है तो पेट्रोल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, पेट्रोल से संबंधित। तो ये हो गई क्रांतियां, इनमें से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ये गारंटी है। इन सारी क्रांतियों को रट लेना और छाप लेना अच्छे से, जब भी प्रश्न पूछा जाएगा इनसे बाहर नहीं जाएगा, क्रांतियों में पूछा जाएगा। ठीक है, ये इकोनॉमी में भी आता है ये टॉपिक, एग्रीकल्चर में भी रहता है, भारत के भूगोल में भी। तो अच्छे से छाप लेना, नोट्स बना लेना इसका। अब बात करते हैं कुछ समितियां जो सरकार ने अलग अलग समय पर बनाई, इकोनॉमिक्स से संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित, है ना, अर्थतंत्र से संबंधित या अर्थशास्त्र से संबंधित या भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित। समितियां कब बनाई जाती हैं? जब किसी सिस्टम में सुधार किया जाता है, या किसी घोटाले की जांच की जाती है, या किसी और तथ्यों की जांच की जाती है, तब समितियां बनाई जाती हैं। आमतौर पर बहुत सारी समितियां सुधारों के लिए भारत में बनाई जाती है, कि जैसे बैंकिंग सिस्टम इस समय चल रहा है, तो भाई बैंकिंग में और क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, क्या सुधार हो सकते हैं, जिससे जनता को सुविधाजनक सुविधाएं मिल सके, वहां पे जनता की कनेक्टिविटी हो सके इजीली। तो इस तरीके की चीजों को लेकर के सरकार अपने स्तर पर काम करती रहती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे भारत के अर्थतंत्र के इतिहास में या अर्थव्यवस्था के इतिहास में अलग अलग समय पर बहुत सारी समितियां बनाई गई हैं। तो उन समितियों को मैं बता देता हूं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, रिपीटेड बहुत सारे एग्जाम्स में, है ना। तो नोट्स बना लेना, समितियां अर्थशास्त्र से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित। ठीक है, तो जैसे एक समिति है गोई पोरिया समिति, ये सब लोगों के नाम है, कोई ना कोई व्यक्तियों के नाम है, उस समय पर रहे उनके नामों से समितियां बनती हैं, व्यक्तियों के नाम से। गोई पोरिया समिति कभी आ जाए तो याद रखना, बैंकिंग सुधार लगा देना। बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित यह समिति बनाई गई, बैंकिंग सेवा सुधार। जैसे मैं बता रहा ना था, ज्यादातर सुधारों से संबंधित। भाई बैंकों में क्या सुधार कर सकते हैं, क्या सुधार और हो सकते हैं, जनता की पहुंच कैसे इजीली हो बैंकों से, कैसे आम जनता कनेक्टिविटी प्राप्त कर पाए बैंकों से, है ना, कैसे खाते खुल पाए वहां पे, कैसे सुविधाजनक उनके साथ व्यवहार और अच्छा सौम्य व्यवहार होना चाहिए, सारी चीज शामिल होते हैं समितियों के अंदर। तो गोई पोरिया समिति बैंकों में सुधार को लेकर के बनी थी। ठीक है, रघुराम राजन, ये तो नाम सुना ही होगा आपने, गवर्नर रहे आरबीआई के, वित्तीय क्षेत्र से संबंधित समिति बनाई गई, वित्तीय क्षेत्र में सुधार से। सुंदर राजन, खनिज तेल में सुधार से, ये खनिज तेल आ गया बीच में, है ना, खनिज तेल इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, है ना, क्रूड ऑयल इंग्लिश में इसे बोलते हैं। तो खनिज तेल में कैसे, क्या लिखा है, तेल में कैसे सुधार हो सकता है, तो सुंदर राजन साहब की एक समिति ने काम किया। खनिज तेल, कच्चा तेल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेखा समिति थी, एक महिला होंगी, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित, जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है सरकार,
लगाती थी पहले। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दो तरीके टैक्स होते हैं, लेकिन सभी टैक्सों को मिलाकर के सरकार ने एक नाम दे दिया जिसका नाम जीएसटी है हाल फिलहाल। तो अप्रत्यक्ष करों के सुधारों से संबंधित रेखा समिति, मीरा सेठ समिति बनाई थी एक, हथकरघा उद्योग, कौन से उद्योग से? हथकरघा उद्योग से संबंधित थी मीरा सेठ समिति। ठीक है, याद रखिएगा। हैंडलूम बोलते हैं इंग्लिश में से, जो हाथों से बुन करके काम करते हैं, बहुत सारी साड़ियां बनने या कपड़े बना रहे हैं, है ना, हैंडलूम बोलते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा रोजगार इसी उद्योग से मिलता है यूपी के लोगों को, और ये काम सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वाले हिस्से में होता है। पूर्वांचल वाला हिस्सा बोले तो बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया, वाराणसी हो गया, मिर्जापुर हो गया, इन जिलों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आजमगढ़ हो गया, देवरिया हो गया, गोरखपुर हो गया, सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, ये पूर्वांचल वाले हिस्से हैं उत्तर प्रदेश के। इन इलाकों में, वाराणसी के आसपास के इलाकों में हैंडलूम का काम होता है, हथकरघा का काम होता है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो रोजगार मिलता है वो हथकरघा से मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए, इसमें सुधार के लिए कौन सी समिति बनी? मीरा सेठ। एक वांचूस समिति प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स से संबंधित थी। भंडारी समिति सरकार ने बनाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब बनी? 1975 में स्थापना होती है, 2 अक्टूबर 1975 को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? राष्ट्रीय आय से। कौन सी समिति? महालनोबिस। और महालनोबिस दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी था। कौन सी पंचवर्षीय योजना का? दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि उद्योगों पर आधारित थी, जिसमें सबसे ज्यादा उद्योग धंधे लगाए गए भारत के भीतर। 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। महालनोबिस ये एक व्यक्ति थे, इन्होंने उस योजना का पूरा एक प्रारूप तैयार किया था, एक मसौदा तैयार किया था और पेश किया था सरकार के सामने। और सरकार ने 5 वर्षों में उसी चीज पर काम किया था, सबसे ज्यादा उद्योगों पर काम किया था। और जितने भी स्टील प्लांट है हमारे पुराने उस समय के, उन उद्योगों की स्थापना हुई थी दूसरे देशों की मदद से। किसी में जर्मनी ने सहयोग किया, किसी में रूस ने सहयोग किया, किसी में कनाडा ने सहयोग किया, अलग अलग देशों ने सहयोग किया था उद्योगों की स्थापना में, जो स्टील प्लांट लगे उस समय बड़े बड़े। ठीक है, तो महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों से, जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं भाई, भारत के अंदर आधी से अधिक जनता या अधिकतर जनता अपने छोटे मोटे उद्योगों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाती है। ठीक है, जो आप भी जानते होंगे। तो छोटे उद्योगों को, लघु उद्योगों को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे और स्थापित किया जाए, कैसे उन लोगों को इम्प्रूवमेंट किया जाए जो छोटे उद्योगों को चला करके 1 या 2-4 लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और अपनी आजीविका भी चला सकते हैं। तो उस उद्योगों को लेकर के एक समिति सरकार ने बनाई, उस समिति का नाम था आबिद हुसैन समिति। दंतेवाला समिति एक बनाई गई बेरोजगारी पर काम करने के लिए, और एक और समिति थी बेरोजगारी पे, भगवती समिति, लिख लेना, भगवती समिति। ये दोनों समितियां अलग अलग समय पर बनी थी, बेरोजगारी से संबंधित थी। एक दंतेवाला समिति और एक भगवती समिति। ठीक है, महाजन समिति थी चीनी उद्योग पर काम करने के लिए। शिवरामन समिति मोस्ट इंपोर्टेंट, नाबार्ड बैंक की स्थापना। शिवरामन समिति की ही वजह से कौन सी बैंक की स्थापना हुई? नाबार्ड बैंक की स्थापना। और नाबार्ड बैंक कृषि के क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक, जिसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। नाबार्ड बैंक काम क्या करती है? कृषि के लिए लोन प्रोवाइड कराती है। भारत की सबसे बड़ी कृषि के क्षेत्र की बैंक है नाबार्ड बैंक। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की। 6वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 6वीं पंचवर्षीय योजना। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। नोट कर लेना, छाप लेना दिमाग में। और कौन सी समिति ने सुझाव दिया था? शिवरामन समिति ने सुझाव दिया स्थापित करने के लिए। के संथानम समिति, नोट कर लेना, ये बीच में आ गई, सीबीआई आ गया इसमें बीच में। सीबीआई की जो स्थापना हुई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बोलते हैं हिंदी में, 1964 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। 1964 में, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1963 एंड 1964 में हुई थी शायद, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, सीबीआई की स्थापना। तो सीबीआई की स्थापना के लिए जो सुझाव दिया गया, जो समिति बनाई गई सरकार के द्वारा, उस समिति का नाम था के संथानम समिति, लिख लेना, के संथानम समिति। ठीक है, आगे बात करते हैं राजा चलैया समिति। ये कर के सुधारों से, टैक्स के सुधारों से संबंधित समिति थी। टैक्सों में कैसे सुधार होना चाहिए। ठीक है, लिब्राहन आयोग, कुछ आयोग पढ़ लेना, आपको नहीं देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ। एक आयोग था लिब्राहन आयोग, जो बाबरी मस्जिद जो गिराई गई थी उससे संबंधित बना गया था उसी समय 1992 में। बाबरी मस्जिद कब गिराई गई थी? 6 दिसंबर 1992 को, 6 दिसंबर 1992 को। और प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। और यूपी के चीफ मिनिस्टर थे शायद कल्याण सिंह जी थे चीफ मिनिस्टर, या 92 में कल्याण सिंह थे, आई थिंक वही थे। ठीक है, तो लिब्राहन आयोग बना था बाबरी मस्जिद की जांच करने के लिए, कैसे बनी।
एक आयोग बना था नानावटी आयोग, गोधरा दंगे हुए थे, आपको पता होगा 2002 में जब नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2002 में, तो गोधरा दंगे हो गए थे। गोधरा दंगों की जांच के लिए नानावटी आयोग बना था, नानावटी आयोग, ठीक है। एक जैन आयोग बना था, राजीव गांधी की हत्या हुई थी उसकी जांच करने के लिए। कौन सा आयोग बना था? जैन आयोग, राजीव गांधी की हत्या की जांच करने के लिए। राजीव गांधी की हत्या कब हो गई थी? 1989, 1989-90 की बात है शायद वर्ष मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन एक आयोग बना था जैन आयोग जिसने राजीव गांधी की हत्या की जांच करी थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, मंडल आयोग बहुत फेमस है एक, इसको याद रखना, मंडल आयोग लिख लेना। मंडल आयोग का संबंध है पिछड़ी जातियों के आरक्षण से संबंधित, ठीक है। जो पिछड़ी जातियां हैं भारत में उनको आरक्षण कौन से आयोग ने दिया? मंडल आयोग ने, तो बहुत फेमस है मंडल आयोग। एक और आयोग लिख लेना, कोठारी आयोग, ये भी आप कई बार देखेंगे, नहीं देखेंगे तो मैं दिखा दे रहा हूं। कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित था। कोठारी आयोग किससे संबंधित बनाया गया था? शिक्षा से संबंधित कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी। और मंडल आयोग का संबंध किससे था? पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने से संबंधित था, ठीक है। तो ये इकोनॉमी से पूछी गई अभी तक की समितियां हैं और लेटेस्ट समितियां सरकार बनाती रहती है, उनमें भी हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे एक देश एक चुनाव समिति अभी हाल ही में बनी है। एक देश एक चुनाव कहने का मतलब जो चुनाव भारत में होने चाहिए वो एक ही बार होने चाहिए, लोकसभा के चुनाव और सारे राज्यों के चुनाव मिलकर के। तो इसकी अध्यक्षता किससे दी गई है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को दी गई है, एक देश एक चुनाव के लिए, है ना। उस पर काम कर रहे हैं, सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे या सौंप दी होगी मेरे ख्याल से। उनके साथ 6-7 लोग और भी थे, उनके भी नाम आपको लिखाएंगे करंट अफेयर्स की क्लास में, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, निःशुल्क बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, आप चिंता ना करें, बिल्कुल देवेंद्र क्लासेस चैनल आपके साथ है। आप भी लगातार बच्चों को जोड़ते रहिए अपने दोस्तों के मित्रों के साथ, जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। इसी तरीके से आपको इकोनॉमी की क्लास, बायोलॉजी की क्लास और संविधान की 3 टॉपिक चल रहे हैं हमारे चैनल से, तीनों टॉपिकों को पढ़ते रहे। और बाकी के पुराने टॉपिक आपको पढ़ने हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, एसआई से संबंधित, पुलिस से संबंधित और भी किसी आरओ एआरओ की जो भी परीक्षाएं आपको देनी है सबसे संबंधित आप टॉपिक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अपना आनंद लीजिए, पढ़ाई करते रहिए आनंद से, और कोई दिक्कत समस्या लगी हो तो कमेंट करके आप पूछिएगा। सभी के ऊपर कृपा बनी रहेगी ठाकुर जी की। सभी को राधा राधा।